नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं व्यंजन संधि को ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की खास बात यह है मित्रों कि इस वीडियो को मैं शुरू से लेकर के समझाऊंगा। कहने का मतलब है कि नियमों के साथ समझाना चालू करूंगा ताकि ऐसे विद्यार्थी जो कि नियम नहीं समझ पाते हैं या नियमों के जरिए किस तरह से संधि विच्छेद किया जाए और दिए गए विच्छेदों में संधि कैसे स्थापित की जाए या संधि कैसे किया जाए शब्दों में, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं नियम के साथ साथ ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक जरूर बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आज तक YouTube पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके एजुकेशनल चैनल हैं, जो खास करके हिंदी पढ़ाते हैं, उन्होंने व्यंजन संधि पर बहुत कम वीडियो बनाई है। आज जो वीडियो बनने जा रही है वो बहुत ही लाजवाब होगी, क्योंकि स्वर संधि पर तमाम सारी वीडियो ट्रिक के साथ आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन व्यंजन संधि पर ट्रिक के साथ बहुत कम वीडियो देखने को मिलती है। और आज की वीडियो कुछ ऐसी होने जा रही है जो आपको आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो चलिए देखिए आज की वीडियो क्या है और आज मैं क्या आपको बताने वाला हूं। यहां मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि ऑलरेडी संधि विच्छेद करके दिए गए हैं, इनका संधि करना है, और यहां पर शब्द दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद करना है। अब देखते हैं बीच में धन का निशान या प्लस का निशान लगता है। अब सबसे पहले मैं एक छोटे से नियम से शुरू करूंगा जो कि व्यंजन संधि का नियम है। अब आप सोचेंगे कि शुरू से ही ट्रिक बताना चालू करूंगा, थोड़ी दिक्कत होगी। उन विद्यार्थियों को जो कि बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा नियम भी जानना जरूरी है, तो मैं नियम और ट्रिक दोनों समझाऊंगा। देखिए, नियम पहले समझ लीजिए। नियम क्या है, तो नियम पहले सारे समझ लीजिए, इसके बाद ट्रिक की भी बात करेंगे। नियम क्या है? नियम यह है कि अगर ये जो पहला शब्द है, आप देख रहे हैं धन के निशान के पहले जो आता है वो पहला शब्द है, धन के निशान के बाद जो आता है वो दूसरा शब्द कहा जाता है। ये नॉर्मल चीज है, सभी जानते हैं। तो अगर पहले शब्द का जो ये अंतिम अक्षर है ये क्या क्या हो, ये अगर क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो सकता है आपको कैमरे में ये कट जाता हो। इस चीज को मैं यहां पर लिख करके समझा देता हूं। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का ये जो है यहां पर ये अंतिम अक्षर, अगर अंतिम वर्ण, वर्ण कहें तो ज्यादा अक्षर है, अच्छा है। वर्ण अगर क आ जाए, च आ जाए, ट आ जाए, त आ जाए या प आ जाए, क च ट त प, यानी वर्ग का पहला अक्षर, इसको क्या कहते हैं हम? वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर। क वर्ग है, क वर्ग का पहला अक्षर क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, प वर्ग का प है। इस तरह से इन पांचों अक्षर में से कोई भी अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर बन करके आए और उसके बाद यानी दूसरा शब्द जो है उसका पहला अक्षर क्या हो, उसका पहला अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा या चौथा वर्ण, वर्ण मैं कह रहा हूं वर्ग का, यानी क च ट त प में से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब ये समझ में ना आया हो तो इसको समझ लीजिए। जैसे मैं एक वर्ग का लिख करके समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे। क वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5, क ख ग घ ङ, ठीक है, ये 5 अक्षर हैं। इसका किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा कह रहा है, इसका मतलब है ग और घ, क्योंकि ये क्या है? तीसरा है, ये चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो तीसरा चौथा। इसी तरह से आप च का कर लीजिए, ट का कर लीजिए, त का कर लीजिए, प का कर लीजिए, तीसरा और चौथा अक्षर कौन सा आएगा। तो यानी कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर या तो कोई तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो य, र, ल, व या ह में से कोई आ जाए। अगर ये पांचों में से भी नहीं कोई आ रहा है तो कोई स्वर, कोई भी स्वर अगर आए, यानी दूसरे शब्द के पहले अक्षर में शर्त है, पहला तो फिक्स है कि वर्ग का पहला अक्षर होगा, तो ये जो पहला वर्ग का पहला अक्षर है इसमें क्या बदलाव होगा अगर इस तरह की कंडीशन नजर आ रही है। तो इस तरह की कंडीशन का मतलब है
कि वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह में से कोई आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए। तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो प्रथम अक्षर हैं किसी भी वर्ग के, ये अपने ही वर्ग का के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। जैसे अगर क के बाद इसमें से कुछ भी आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के, यानी क वर्ग में ही बदलेगा। क वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तीसरा अक्षर क्या है, क का तीसरा अक्षर है ग, तो क ग में बदल जाएगा। च का तीसरा अक्षर क्या है, च छ ज, तो च किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। और ये सब आधे रहेंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरह से ट किस में बदल जाएगा, ट ठ ड, तो ड में बदल जाएगा। आगे आ जाइए, त किस में बदल जाएगा, त थ द, द में बदल जाएगा। प किस में बदल जाएगा, प फ ब, ब में बदल जाएगा। यानी क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाएगा। अब ये जो बदलेंगे ये आधे अक्षर ही रहेंगे। अगर इनके बाद कोई स्वर आ रहा है तो ही वो उस स्वर की मात्रा या वो स्वर इसमें समाहित होगा, नहीं तो ये आधे ही बने रहेंगे। अब आते हैं हम शब्दों को हल करने पर। इस तरह से संधि विच्छेद दिया गया है, आप कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए। अब यहां देख लिया आपने, क आया है, यहां भी क आया, यहां भी क आया, यहां च आया, यहां ट आया, यहां प आया, हलंत के साथ होना चाहिए, त आया, त आया, त आया। अगर ये हलंत के साथ पहले शब्द का अंतिम अक्षर नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसमें अ मिला है, फिर तो स्वर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, व्यंजन। इसलिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमेशा हलंत के साथ लिखा हो, आप चेक कर लीजिएगा। हलंत के साथ लिखा है यानी कि ये सिर्फ आधा क है, ठीक है, ये व्यंजन है। अब इस हलंत के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ क्या है, स्वर। मैंने क्या लिखा है, कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, ये जो क है वो बदलेगा, ना कि इधर कोई परिवर्तन होगा ना तो इधर कोई परिवर्तन होगा। खाली जो आधा क है यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर वो बदलेगा। किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। तो क्या हो जाएगा भाई, दी। और क किस में बदल जाएगा, आधा क में, दिग, ठीक है। अब इसके बाद अ लगा है तो ये क के बाद जो ग में परिवर्तित होगा वो आधे ग में परिवर्तित होगा, लेकिन इस अ के आ जाने से वो पूरा हो जाएगा, दिग हो जाएगा। और अंग की मात्रा वैसे ही लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। आगे आ जाइए, दिक जमा अंत, अब वो क्या हो जाएगा, अब भाई देखिए यहाँ क है यहाँ अ है, स्वर है तो रूल सही है, क जो है ग में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये क ग में बदलेगा, यहाँ अ है तो ग पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिगंत। दिक जमा अंत बराबर दिगंत। ऐसे दिग्दर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिग, दिग आधा ग होगा, दिग्दर्शन है क्योंकि यहां स्वर नहीं है इसलिए ग आधा ही रह जाएगा, दिग्दर्शन। आगे आ जाइए, अच जमा अंत, अब देख लीजिए च किसमें बदलेगा, च बदलेगा ज में, च छ ज, तो क्या हो जाएगा अ ज। अब ज आधा नहीं रहेगा क्योंकि ये अ आ गया तो ज पूरा हो जाएगा, अजंत। आगे आ जाइए, षट जमा आनंद, अब क्या करेंगे यहां पर भाई, ये ट जो है वो किसमें बदल जाएगा, ट ठ ड, तीसरे अक्षर बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा षड, ठीक है। अब ये आ लगा है इसलिए ड को आधा नहीं लिखेंगे, षडानन। षट जमा आनन बराबर षडानन। आगे आ जाइए, अब्ज, ये है अ, अप जमा ज, अब ये जो प है किसमें बदल जाएगा, प बदल जाएगा ब में, प फ ब तीसरा अक्षर है तो कैसे लिखेंगे इसको, अ आधा ब ज, अब्ज, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे आ जाएंगे, तत् जमा भव, तो ये क्या हो जाएगा, त जो है तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, द में बदलेगा तो क्या लिखेंगे तद। त आधा रहेगा, क्यों आधा रहेगा, क्योंकि भ जो है स्वर नहीं है, तो तद और भव, तदभव हो गया। जगत जमा अंबा, तो हो जाएगा ये जग द, आधा आएगा, अ लगने से पूरा हो जाएगा, जगद, अंग लग जाएगा जगदम्बा। जगत जमा अंबा बराबर जगदम्बा। आगे तत् जमा अनुसार, हो जाएगा ये त, द पूरा लिखेंगे क्योंकि द आधा नहीं लिखा जाएगा, अ है साथ में, तद, क्या हो जाएगा आगे, तदनुसार, तदनुसार। अब यहां हम अलग अलग करेंगे। अब गौर करिए, यहां क्या लिखा गया है, आधा ग है, आधा ग है और यहां गज लिखा है। आधा ग कब होगा, मैंने क्या बताया था आप सभी से
कि इसका मतलब है कि यहां आधा ग आया है, तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे जो ग है वो किसके बदले आया होगा, ग के बदले आया होगा, और वो आधा होगा तो क्या हो जाएगा, यहां दिक हो जाएगा, दिक हो जाएगा। और यहां क्या लिखेंगे, दिक, यहां गज। ठीक है, किसी भी वर्ग का दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, किसी भी वर्ग का या तो तीसरा होगा या तो चौथा। यहां देखिए क ख ग, ये तीसरा वर्ण है, दिग्गज हो गया। आगे आ गई वागदत्ता लिखा है, तो क्या करेंगे, यहां कर देंगे वाक आधा, उसी नियम के हिसाब से ग है आधा, और दत्ता यहां कोई स्वर नहीं है तो दत्ता इधर आ जाएगा, वागदत्ता हो गया। ठीक है, वागदत्ता। अब देखिए क्या है, गौर करिएगा, वागदत्ता जो यहां लिखा गया है, वाक जमा दत्ता, द क्या है, त थ द, वर्ग का तीसरा अक्षर है, त वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, त थ द, तीसरा अक्षर आए चौथा आए, किसी भी वर्ग का आए, इधर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आए चलेगा, कोई जरूरी नहीं किसी वर्ग का तीसरा चौथा आए। वागीश देख लीजिए, अब ग है तो इसका मतलब ये क में क रहा होगा तभी तो ग में परिवर्तित हुआ है, तो वा क कर दीजिए। अब देख लीजिए ये क ग में बदला लेकिन आधा नहीं है, पूरा बना है और उस पर ई की मात्रा है, इसका मतलब यहां ई स्वर रहा होगा, बड़ी ई लगी है यानी कि बड़ा ई रहा होगा, तभी तो क ग में बदला और बड़ी ई लगी। और शब्द वाक जमा ईश बराबर वागीश। आगे आ जाइए, अवधि कर लीजिए। अब ये ब है, अब आया है तो ये किसके बदले बना होगा, ब, प के बदले बना होगा, तो यहां क्या लेंगे, अप, ये अश मैंने लिख दिया, अप लिख लीजिए, अप हो गया। अब इधर क्या करेंगे, अब ये ध पूरा नहीं बना है, ठीक है, ध पूरा, ब पूरा नहीं बना है, ब पूरा नहीं बना है, तो इसका मतलब यह है कि इधर कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, इधर कोई स्वर नहीं होगा, इधर का क्या है, धी है, अप जमा धी बराबर अवधि। क्यों ऐसा हुआ ये समझ लीजिए। अब ये देख लीजिए ध, आपको लगेगा कि इसमें छोटी ई आई है, छोटी ई तो आई है, इसको इसके ऊपर लगनी चाहिए, नहीं, छोटी ई कोई भी स्वर अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध पहले आएगा, बाद में छोटी ई आएगी, यानी स्वर बाद में आया है। आपको लगेगा अगर ये पहले से लगाया गया आगे से लगाया गया यानी स्वर तो पहला है, नहीं, यहां ध है, और ध का क्या है, त थ द ध, किसी भी वर्ग का कौन सा लेटर है, चौथा। हमें क्या है, शर्त के मुताबिक या तो तीसरा होना चाहिए या चौथा होना चाहिए, सही है। आगे आ जाइए, भगवत गीता लिखा है, यहां द को हलंत किया गया है, इसका मतलब वो त रहा होगा तभी तो द में बदला है, तो यहां लिख दीजिए भगवत, जो बचा क्या, गीता, द जो है वो पूरे द में नहीं बदल पाया है, इसका मतलब इधर कोई स्वर नहीं था, गीता था, क्योंकि ग में बड़ी लगी है, पहले व्यंजन आया है, ठीक है, और वो किसी भी वर्ग का किसा कौन सा लेटर है, क ख ग, तीसरा अक्षर है, नियम भी पूरा कर रहा है, स्वर नहीं है इसलिए त बदल नहीं पाया पूरे, इसलिए द जो है पूरे द में नहीं बदल पाया है। आगे आ जाइए, सदगति। अब देखिए क्या है जो द में बदला होगा, त रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा, सत रहा होगा, तभी तो द में बदला, सत। और इधर क्या लिख देंगे, गति, क्योंकि ये द पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये एक नियम है। तो जब भी आप देखिए कि यहां बीच में, ठीक है, क्या आया है, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, या वो आधा है या उस पर कोई स्वर की मात्रा दी गई हो, तो यहां पर ये नियम लागू होता है। इसकी ट्रिक यही है। अगले नियम पर आते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइए। अगर इतना नियम अच्छा लगा है, इतना पढ़ने में आपको मजा आई है, तो लाइक बटन हिट कर लीजिए। अब आगे का नियम देखेंगे दोस्तों, यहां देखिए, गौर करिए, हर जगह आपको लगेगा इधर जो विच्छेद करके लिखा गया है कि फिर से मैंने वर्ग का पहला अक्षर लिख लिया, नहीं, यहां पर नियम जो है दूसरा है, यहां वही नियम नहीं है। क्यों मैं बार बार आपको एक ही नियम पढ़ाऊंगा, एक ही नियम नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए इन उदाहरणों को देख करके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने वही उदाहरण फिर से लिख दिए। अब गौर करिए, यहां क्या किया गया है, वर्ग का पहला अक्षर के बाद न आ रहा है या म आ रहा है, गौर करिए। तो अगर ये नियम है
कि वर्ग का पहला अक्षर यानी क, च, ट, त, प, इन पांचों में से कोई एक आ जाए और उसके बाद न या म आए, न आए या म आए, तो ये जो है ये सभी अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाते हैं। अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर न या म आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा? अंग में बदल जाएगा। च किस में बदल जाएगा? इया में। ट किस में बदल जाएगा? अण में। त किस में बदल जाएगा? न में। प किस में बदल जाएगा? म में। ये परिवर्तन होगा। देख लेते हैं। उत जमा नति, नति लिखा है, त के बाद क्या आया है? न आया है। तो ये जो त है ये अपने ही वर्ग के न या म में से कोई एक आना चाहिए। त अपने ही वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल जाएगा। त आधा है तो न भी आधा हो जाएगा। अब देखिए उत, त का अंतिम अक्षर, त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? न है, तो उ आधा न हो जाएगा और ये नति हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्नति। वाक जमा म, मय। अब देखिए क के बाद क्या आया है? क के बाद क्या आया है? म आया है। तो हम क्या करेंगे? क को क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन होगी तो क को पांचवें अक्षर में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? वा, और पांचवा अक्षर क्या होता है? अंग। अंग को आधा लिखेंगे क्योंकि क भी आधा है। इसके बाद स्वर नहीं है इसलिए अंग पूरा नहीं लिखा जाएगा। वांग मय आगे आ जाएंगे। दिक जमानाथ, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पे गौर करिए, ये हो जाएगा दी अंग, दिन, दिन नाग, दिन नाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क अंग में बदल जाएगा क्योंकि ना आया है। यहां सत जमा मति, क्या हो जाएगा? त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा? त थ द ध न, तो सन्मति हो जाएगा, सन्मति। अब यहां चिन्मय आया है। अब गौर कर लीजिए, यहां पहले से ही संधि की हुई है, विग्रह करना है। अब गौर करिए, यानी कि मय आया होगा दूसरे शब्द का, दूसरा शब्द मय होगा, तो यहां म है। इसका मतलब ये जो न है वो न पांचवा अक्षर है। इसका पहला अक्षर क्या होगा? उसी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। तो न किस वर्ग का अक्षर है? त वर्ग का अक्षर है। इसका मतलब ये जो न आधा न लिखा गया है वो त के बदले लिखा गया होगा। तो क्या हो जाएगा? चित्त, चित्त जमा मय, क्या हो जाएगा? चिन्मय। आगे आइए, जगन्नाथ लिखा है, तो ये नाथ को पहले ही हम इधर लिख देंगे, नाथ। अब यहां न जो है किसके बदले आया होगा? त के बदले आया होगा, तो क्या हो जाएगा? जगत जमानाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम के हिसाब से त के बाद अगर न आएगा तो त अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा और त न के बदले आ जाए, न आ जाएगा त के बदले, और वो न आधा होगा क्योंकि त भी आधा है। आ जाएगी यहां तन्मय में, मैं पहले ही लिख देंगे इधर। अब ये तन लिखा है, न किसके बदले आया होगा? त के बदले आया होगा, और वो त क्या रहेगा? आधा, क्योंकि न भी आधा है, तो क्या लिखेंगे? तत् जमा मय बराबर तन्मय। अब उन्नायक, नायक को पहले इधर कर लेंगे, नायक को हमने इधर पहले लिखा। अब ये उन्न है, ये न आया है, तो यानी कि ये उत के बदले आया होगा, उत जमा नायक बराबर उन्नायक। ठीक है मित्रों, तो ये रूल एक और है, वो भी समझ में आ गया होगा आपको। तो व्यंजन संधि के दो मेजर रूल, जो प्रमुख रूल है, वो अब आ गए आपको समझ में। अब देखिए त संबंधी कुछ नियम है, वो गौर कर लीजिएगा। त के बाद कौन सा अक्षर आएगा तो क्या होगा? अब देखिए त के बाद यहां सब त त त त है, देख रहे हैं? त के बाद कहीं च आया है तो कहीं छ आया है, कहीं ज आया है, कहीं ल आया है, कहीं ट आया है, कहीं ड आया है। नियम सुन लीजिए, त के बाद अगर च छ आएगा तो ये जो त है इसमें क्या परिवर्तन होगा? ये क्या बन जाएगा? ये जो है च बन जाएगा। च छ में से जो पहला वाला है वो बदल जाएगा। मतलब ये जो है ये च छ, त के बाद अगर च छ आए तो च और छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि त जो है वो च में बदल जाएगा। ये ट्रिक कैसे याद करेंगे? छ छ में से पहला अक्षर क्या है? च, तो याद रखिए च में बदल जाएगा त। आप देख लीजिए, च छ के बाद क्या आता है? ज झ, ज और झ। अगर ज झ आया त के बाद, ये त आधा रहेगा, ये त हमेशा आधा रहेगा, याद रखिएगा। त आधे त के बाद अगर ज झ आ रहा है तो इसमें से पहला कौन है? ये, यानी कि त किसमें बदल जाएगा? त बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। त किसमें बदल जाएगा? आधे ज में बदल जाएगा, और इधर त किसमें बदल जाएगा? आगे च में बदल जाएगा। इसी तरह से अब ट वर्ग में आ जाइए। अगर त के बाद
अगर त के बाद ट या ठ आ रहा है तो इसमें पहला क्या है ट, त किसमें बदल जाएगा आधे ट में। इसी तरह से ट ठ के बाद क्या आता है ड ढ, त के बाद अगर ड या ढ आ रहा है तो ये जो त है वो किसमें बदल जाएगा, पहला अक्षर क्या है ड, आधे ड में बदल जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ जाइए आप, ये ड अच्छे से मैं बना देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ड। अब आ जाइए, अगर त के बाद ल आता है इधर तो ये जो त है वो आधे ल में बदल जाएगा। ये नियम है, इतने नियम, यानी च छ वाले ही च ग्रुप का ही ज झ आए, च छ ज झ क्रम से चारों अक्षर दो दो का सेट में आते हैं। इसी तरह से अगला वर्ग क्या है, च के बाद ट वाली लाइन आती है, ट की चार अक्षर ट ठ ड ढ, फिर ल एक अतिरिक्त आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाइए सत्य जमा चरित्र क्या हो जाएगा। अब देखिए च है, च आया त के बाद तो ये त किसमें बदल जाएगा च में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई सच्चरित्र, सच्चरित्र च आधा हो जाएगा क्योंकि त भी आधा है। आगे आ जाइए सत्य जमा जन क्या हो जाएगा भाई, ज आया है त के बाद अगर ज आता है तो क्या हो जाएगा त ज में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सज, ये त आधा है ज भी आधा रहेगा, लेकिन क्यों ये आधा रह जाएगा क्योंकि इधर कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो ये त को जो ये त के बदले जो लिखा जा रहा है उसको पूरा बना देता, त आधा है तो ज भी आधा रहेगा सज। अब जन जो जैसा बचा है वैसे ही लगा देंगे, सज्जन हो जाएगा। आगे गौर करिए, जगत जमा छाया त के बाद छ आया है तो छ में से कोई भी आए त किसमें बदल जाएगा, वो आधे च में बदलेगा, आधे च में। और वो आधा च पूरा च तभी बदलेगा जब इधर बगल में कोई स्वर हो, स्वर से मेल करके वो पूरा बन सकता है, लेकिन यहां कोई स्वर नहीं है तो क्या कैसे लिखेंगे जगत, जगत च, अब त के बदले च लिख दिया, जगत छाया, जगत छाया हो गया। तत्लीन है, अब क्या करेंगे त के बाद ल आया है, त के बाद ल आएगा तो त किसमें बदल जाएगा ल में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा तल और लीन, तल्लीन हो गया। अगला देखिए तत् और टीका क्या हो जाएगा भाई तत् टीका, तो यहां क्या हो जाएगा ये त भी त के बाद अगर ट आएगा तो त ट में बदल जाएगा, तट हो गया, आधा ट है तो आधा ट में बदल गया। और ये जो टीका लिखा है वो वैसे ही रहेगा, हो जाएगा तत् टीका, ठीक है। आगे उत जमा डयन क्या हो जाएगा भाई, त के बाद ड आएगा तो क्या हो जाएगा त ड में बदल जाएगा, तो ये त को ड में बदल देंगे, उड आधा ड होगा क्योंकि इधर वाला ड जो है कोई स्वर नहीं है, और ये जो डयन है वो ऐसे लगा देंगे उड्डयन हो जाएगा। अब यहां देख लेंगे, अब ये चंद्र है, चंद्र को पहले से इधर लिख देंगे, चंद्र को भाई पहले ही इधर लिख दिया। अब बचा क्या है सरच, आधा च लिखा गया है, इसका मतलब क्या है ये च आया है, ये च आया है। अब ये भी च है, ये च है तो ये भी च बना है, जनरल सी बात है, यानी कि ये किसमें बदला होगा, कौन सा अक्षर ऐसा रहा होगा। अब नियम किसका चल रहा है आधे त का, तो इसका मतलब है यहां पर हम च के बदले क्या लिखेंगे आधा त लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा शरत, शरत जमा चंद्र बराबर शरत चंद्र, ठीक है। अब यहां देखिए जननी है, जननी को पहले ही लिख दीजिए। अब ये ज आया है तभी ये च त जो है ज में बदला है, तो इस ज के बदले हम क्या लिखेंगे त लिखेंगे, क्या हो जाएगा भाई जगत जमा जननी बराबर जगत जननी, ठीक है। दो ड ज हो गया, क्यों त के बाद ज आया तो ये त ज में बदल गया था, जननी को हमने पहले लिख दिया अलग कर दिया। अब ये चूंकि ये ज की वजह से ज इधर रहा है तभी वो त ज में बदला है, तो उस त को हमने ज को हटा करके त को वापस लिख दिया, जगत और जननी। अब उसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, जो मैंने इधर कन्वर्ट किया, इधर मैंने पहले ही विच्छेद करके उसको संधि किया है, यहां संधि किए हुए शब्द ले लिया, ताकि आपको ये दुख ना हो कि सर सिर्फ शब्दों को लेकर संधि विच्छेद कर देते हैं या संधि विच्छेद वाले शब्दों का संधि बना देते हैं। तो मैंने दोनों तरह के उदाहरण लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाए उज्ज्वल। अब देखिए एक ही ज आधा पर ज बनेगा, यानी ये ज बना है, ये ज्वल जो है वो ऐसे ही कर दिया ज्वल। अब ये जो
ज है वो त के बदले त जो है ज के त जो है ज में बदला होगा, इसका मतलब वो आधा त है, तभी तो आधा ज है। क्योंकि इधर आधा ज, ये आधा ज क्यों रह गया? क्योंकि इसके बगल वाला जो ये ज्वल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कोई स्वर नहीं है, ज खुद आधा है। तो ये जो ज है वो आधा त के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल। और उज्ज्वल की स्पेलिंग अच्छे गलत कर देते हैं। कारण ये होता है कि इसमें दो ज आधा होते हैं। अक्सर लोग एक ज को आधा और एक ज को पूरा लिख देते हैं। तो ये त संबंधी नियम है। कुछ और त संबंधी नियम है। अब चमत्कार की बात ये, अब आपको वो नियम सिखाऊंगा जिसमें ये त बदलेगा, साथ साथ इधर का जो पहला लेटर है वो भी बदलेगा, यानी डबल चेंजेस, वो वाले नियम आप देखिए। अब दोस्तों हम लोग त संबंधी कुछ और नियम देख लेते हैं। त संबंधी ध्यान दीजिए, इधर त के बाद अगर तालव्य श आए तो क्या नियम होगा? देखिए त अगर यानी पहले अक्षर का, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर आधा त हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर तालव्य श आए तो क्या होगा? ये जो त है वो च में बदल जाएगा। त आधा है, च भी आधा हो जाएगा। और ये जो श है तालव्य श वो छ में बदल जाएगा, छतरी वाला छ। दूसरा नियम क्या है? अगर त के बाद ह आ जाए तो क्या होगा? ये जो त है वो किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। और ये जो ह है वो ध में बदल जाएगा। अगर ह पूरा है तो ध भी पूरा रहेगा, ह आधा है तो ध भी आधा रहेगा। इसी तरह से इधर श तालव्य श अगर पूरा है तो छ भी पूरा रहेगा, अगर ये आधा रहेगा तो ये भी आधा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नियम। अब देखिए यहां त के बाद श आया है। आपको लगेगा कि छोटी ई है, छोटी ई पहले आनी चाहिए, लेकिन वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले तालव्य श आएगा, उसके बाद उसमें छोटी ई जुड़ेगी। तो क्या हो जाएगा ये भाई? त की जगह क्या हम लिखेंगे नियम के हिसाब से? त के बाद श आए तो त किसमें बदल जाएगा? आधा च में। तो क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। अब ये जो शिष्ट है उसमें तो कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। ये जो श है वो छ में बदल जाएगा। अब देखिए श पे छोटी की मात्रा लगी है तो छ पे भी छोटी की मात्रा लगेगी, ऐसे हो जाएगा उच्छी और आधा श और ट, उच्छिष्ट। अब यहां देख लीजिए तत् शिव है, तत् के बाद शिव है, त के बाद श, तो यहां भी वही नियम होगा। तत् तो त किसमें बदल जाएगा? च में, आधा च में। और ये जो श है वो छ में बदल गया। श पूरा है तो छ भी पूरा है, श के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है तो छ के ऊपर भी लग जाएगी, और ये व हो गया। क्या हो गया? तच्छिव। अब देखिए उच्छ्वास में क्या होगा? अब इसका विच्छेद करना है तो हम देख रहे हैं यहां छ लगा है, इसका मतलब ये श के बदले आया होगा, और ये आधा च है, इसका मतलब ये त के बदले आया होगा। तो हम ये जो श्वास है ये छ आधा है, तो हम क्या करेंगे भाइयों? अब ये जो छ है वो दूसरे शब्द, दूसरी तरफ का शब्द रहा होगा, तो ये छ जो है वो श के बदले आया होगा, इसका मतलब ये श भी आधा है तभी ये छ आधा है, और वाश, तो ये दूसरा शब्द तो क्लियर हो गया। अब ये जो उच्च लिखा है ये च किसके बदले परिवर्तित हुआ होगा? त के बदले। तो यहां क्या हो जाएगा? उ और आधा त जमा श्वास, उच्छ्वास हो गया है। अब देखिए यहां क्या करेंगे? छास्त्र लिखा है, छ लिखा है, छ किसके बदले हुआ होगा? श के बदले हुआ होगा, तालव्य श के बदले, तभी तो यहां छ आया होगा। नियम क्या है? अगर त के बाद तालव्य श आए तो ये त जो है वो किसमें बदल, ये त के बाद अगर तालव्य श आए तो श किसमें बदल जाता है? छ में बदल जाता है। इसका मतलब ये श छ में बदला होगा, और उस श के ऊपर आ की मात्रा होगी तभी छ के ऊपर आ की मात्रा लगी है। तो ये छ को हम फिर से उसके पूर्व जन्म में लेके जाएंगे, तो पूर्व जन्म के ले जाएंगे, पूर्व जन्म मतलब पहले वाली कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा भाई? छ श के बदले बदला है तो श हमने पूरा लिख दिया, आ की मात्रा है आ लिख दिया, शास्त्र हो गया, शास्त्र को छात्र बनाया गया है। अब ये किसके बाद आया होगा? श त के बाद आया होगा, तभी तो ये त च में बदला है। तो हम ये श ऐसे रखेंगे और इस त को जो है आधा लिखेंगे क्योंकि च आधा है। तो सत्य जमा शास्त्र बराबर सच्छास्त्र होता है। ठीक है, शब्द सुने नहीं होंगे, संस्कृत के हैं यार। आगे देख लेते हैं, ठीक है। पत जमा हति। अब देख लीजिए, गौर करिए, त के बाद अगर ह आए तो क्या हो जाता है? त जो आधा है वो ध में बदलेगा, त जो है वो द में बदलेगा, और ह जो है वो ध में बदलेगा। तो क्या करेंगे भाई? ये प के बाद त है, त के बाद ह आया, नियम तो मिल रहा है, तो त किसमें बदलेगा? त किसमें बदलेगा? द में बदलेगा। आधा द लिख गया, पद हो गया। अब ह जो है वो किसमें बदल जाएगा?
यहां देखिए दोनों तरह का चेंज होता है। अब तक मैंने जो रूल सिखाया आपको उसमें त में ही परिवर्तन हो रहा था, अब क्या हो रहा है भाई, दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। बी केयरफुल, दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। तो त किसमें बदल रहा है, द में, और ह किसमें बदलेगा, ध में, ह पूरा, ध पूरा, और ति, पद्धति, पद जमा हति बराबर पद्धति। कोई इसका विच्छेद करते समय सोचेगा भी नहीं कि भैया ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, सोच सकते हैं। तो ये सब करामात है व्यंजन संधि के, सीखना पड़ेगा। उत जमा हरण क्या हो जाएगा भाई, अब ये क्या हो जाएगा, त किसमें बदल जाएगा, अगर ह है उसके बाद तो त बदल जाएगा द में, और त आधा तो द आधा, उद्ध हो गया। ह किसमें बदल जाएगा, ध में, ह पूरा, ध पूरा, रण, उद्धरण, उद्ध जमा हरण बराबर उद्धरण हो गया। अब देख लीजिए, अब तक तो ये संधि किया हुआ आ रहा था, आपने क्या कर दिया था, आसानी से आप मिला करके कर लिए। अब शब्द दे दिया, इसको अलग करना है, दिमाग लगाइए। ये ध आया है, यहां तय नहीं करिए, त के बाद ह आता था तो ध में बदलता था। इसका मतलब है कि ये ह के बदले आया है, ह नहीं रहा होगा, हा रहा होगा, तभी ये धा बदला, तो धार लिख दीजिए इधर, एक टुकड़ा तो दिए। अब इधर आ जाइए, लड़ाई इधर है। अब ये द है तो क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा ये त के बदले ही द बदलता है, तो क्या हो जाएगा ये, अब यहां हम क्या करेंगे, ये ध किसके बदले बदला है, ह के बदले बदला है, तो यहां हमने गलत क्या लिख दिया, धार ही लिख दिया था। ये क्या हो जाएगा, हार, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, ये द आया है तो द किसके बदले आया है, त के बदले आया है, तो क्या हो जाएगा, उत जमा हार बराबर उद्धार हो गया। क्लियर, आगे आ जाते हैं। उत जमा धत लिखा है, अब ये क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, और ये ध क्या है, ह होगा, उद्धत, उद्धत मतलब उत जमा हत बराबर उद्धत, ठीक है। तो ये है करामात। तो ये आपने त संबंधी नियम सीखा, जिसमें त के बाद श आने पर, तालव्य श आने पर परिवर्तन एक तरफ नहीं हो रहा बल्कि दोनों तरफ हो रहा है। अगर त के बाद इसी तरह से ह आ रहा है तो त में ही परिवर्तन नहीं हो रहा बल्कि ह में भी परिवर्तन हो रहा है। ट्रिक क्या करेंगे, जब इस तरह का शब्द दे तो आप ध्यान दीजिए कि द आया है और उसके बाद ध आया है, यानी आधा द और ध आया है, तो इसका मतलब है कि ये हमने नियम सीखा था कि त जो है द में तभी बदलता है जब त के बाद क्या आया हो, ह आया हो। तो इस हिसाब से अगर दिमाग में रख करके आप डिवाइड करेंगे तो आप आसानी से डिवाइड कर लेंगे। अब आ जाते हैं छ संबंधी नियम। अब विकटता ये है, अब तक आपने देखा कि इधर सारे के सारे व्यंजन आ रहे थे पहले शब्द का अंतिम अक्षर। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो, लेकिन उसमें अंतिम जो अक्षर मिला हो, वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम जो वर्ण हो वो क्या होना चाहिए, वो कोई स्वर होना चाहिए। यहां पे भी कोई स्वर होना चाहिए, यहां पे भी कोई स्वर होना चाहिए। तो देख लेंगे, अब अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ध पहले आ जाएगा, अंतिम क्या आएगा, अंतिम क्या आएगा, ई आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, संधि विच्छेद अगर हम करेंगे इसका, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे संधि शब्द का, तो क्या हो जाएगा, स तालव्य, स में अ मिला हुआ है, स पूरा हो गया। अब क्या है, अब क्या है, आधा न है, तभी ये जो है एक ही वर्ग का आधा न आया, तभी तो अनुस्वार के रूप में बदला है, आधा न आ गया, और ध हलंत और हरस्व ई, ये हरस्व ई लास्ट में आ रही है, यानी स्वर आ रहा है। जब स्वर के बाद छ आए, जब स्वर के बाद, जब किसी भी स्वर के बाद, चाहे वो ई हो, अ हो, आ हो, उ हो, ऊ हो, कुछ भी हो, किसी स्वर के बाद अगर छ आए तो क्या होता है, ये शब्द जो है, ये स्वर किसमें बदल जाएगा, वो स्वर में क्या परिवर्तन आएगा, गौर करिए, ठीक है। वो स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, ना इधर परिवर्तन होगा ना इधर परिवर्तन होगा। अगर स्वर आया, स्वर के बाद छ आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यही होगा कि एक च जो है, आधा च, वो इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा, दोनों शब्दों के बीच में जुड़ जाएगा। जैसे एक ट्राई करके देखा, संधि जमा छेद, संधि छेद,
ठीक है, संधि छेद। अब अनुच्छेद है यहां तो क्या हो जाएगा भाई, अनुच्छेद। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ च लगा दीजिए। पर जमा छेद है तो ई आया, छोटी ई आई, अंतिम वर्ण इधर छ आ रहा है, खाली च लगा दिया था तो परिच्छेद। ठीक है, गौर करते जाइए, थोड़ा जल्दीबाजी में हो सकता है मैं कहीं गलत लिख दिया हूं बाई चांस, तो चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बाद में लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए, छत्र छाया लिखा गया है। अब ये देखिए, इसका विच्छेद करना और इजी है। च किसके बदले आया है, च तभी आता है जब इधर स्वर हो और इधर छ हो, तो बीच में च जोड़ा गया है। इसका मतलब उस च को हमें गायब कर देना है, च गायब करना पड़ेगा। च तो अतिरिक्त लगा था नियम के हिसाब से, तो च तो गायब कर देना है। इधर क्या बचा, छाया। ठीक, और इधर छत्र, छत्र जमा छाया बराबर छत्र छाया। क्यों, यहां पे स्वर क्या आया, क्योंकि ये त्र है और त्र में अंतिम वर्ण क्या मिला हुआ है, अ के बाद छ आया, स्वर के बाद छ आया, तभी बीच में च जुड़ा हुआ था। यहां भी वही काम कर देंगे, वृक्ष, क्ष में अ मिला हुआ है, इस क्ष में संयुक्त व्यंजन है, आधा क जमा श के बाद अ, तब जाकर के क्या बनता है, क्ष। ठीक, अब यहां छाया लिख दिया। ठीक है, वृक्ष, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। स्वच्छंद, छंद इधर लिख दीजिए, स्व इधर लिख दीजिए, स्वच्छंद, क्योंकि वह के अंदर अ मिला हुआ है, स्वर के बाद छ आ रहा है तो आधा च जुड़ गया है। ठीक है मित्रों, तो अब आगे के नियम हम कुछ देखेंगे। अब हम कुछ म संबंधी नियम देखेंगे और कुछ एकाध नियम जो और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। और इसके बाद यहां पर जो मैंने ट्रिक बताई है, ये इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, यही असली ट्रिक है। ठीक है, अब आगे की बात हम कर लेते हैं, वो भी नियम जो है बचे हुए वो भी बताता हूं। अब दोस्तों, हम म संबंधी कुछ नियम देखेंगे और उस पर ध्यान दीजिए आप। देखिए, यहां पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर म हो, यानी म हलंत के साथ हो, और उसके बाद जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है, यानी यहां देखिए क है, यहां ग है, यहां ज है, यहां त है, यहां ध है, यहां ब है, यहां भ है, यहां भ है, तो अगर म के बाद क से लेकर के म तक कोई भी अक्षर आए तो क्या होगा, ये जो म है, ये जिस वर्ग का अक्षर आया रहेगा, जैसे क वर्ग का अक्षर आया रहेगा तो ये जो म है वो अंग में बदल जाएगा। अगर च वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा, च छ ज झ इया, तो च वर्ग के अक्षर को इया में बदल देंगे हम। किसको, इस म को बदलेंगे। म किसमें बदलेगा, अंग में बदलेगा। कब, जब क वर्ग का कोई अक्षर आए। च वर्ग का कोई अक्षर आए तो इया में बदलेगा। ट वर्ग का कोई अक्षर आए तो अणा में बदलेगा। त वर्ग का कोई अक्षर आए तो न में बदलेगा। प वर्ग का कोई अक्षर आए तो म में बदलेगा। इस तरह से होगा। ठीक है, और वो किसमें होगा, आधा, सभी आधे हो जाएंगे। क्यों आधे हो जाएंगे, क्योंकि ये म आधा रहेगा। यहां व्यंजन होगा ना म में से अगर म पूरा लिखा जाएगा तो उसमें स्वर होगा अ नहीं चाहिए, क्योंकि अ तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो स्वर है। अब अ नहीं रहेगा तो ही तो ये जो म बचेगा वो व्यंजन होगा। अब गौर करिए, किम जमा कर, अब क्या होगा, अब ये देखिए यहां पर क से लेकर के म तक के बीच का कोई अक्षर आए तो क आया। अब क वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग, तो ये जो म है वो अंग में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, किंग, किंग कर। अब इसको हम मानक हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, किंकर। ठीक है, आगे आ जाइए, समगति, ग आया है तो ये म क वर्ग के अंतिम अक्षर में बदलेगा। क वर्ग का अंतिम अक्षर है अंग, तो क्या हो जाएगा, संगति। इधर वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली म में परिवर्तन होगा। म जिस वर्ग का अक्षर आए रहेगा उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में म का बदलाव होगा। म बदलेगा, न कि इधर कोई बदलेगा। इसीलिए देखिए म को मैंने क्या किया है, अंग में बदल दिया है। क्यों, क्योंकि ग क वर्ग का अक्षर है। क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंग, इसलिए हमने अंग लिखा। आधा क्यों लिखा, हलंत क्यों लगाया, क्योंकि म भी हलंत के साथ है। अब इसको हम
मानक हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? संगति। ठीक है, क्योंकि अंग के बाद उसी वर्ग का अक्षर आ रहा है, इसलिए नियम के अनुसार अगर आधे पांचवें अक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो इस आधे पांचवें पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, ये नियम होता है। आगे आगे सम जमा जीवन, तो क्या हो जाएगा? अब ये ज किस वर्ग का है? च वर्ग का है। च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? इया। च छ ज इया, तो क्या हो जाएगा? ये सन म आधा इया आधा, संजीवन। अब इसको मानक हिंदी में कैसे लिखेंगे? संजीवन वन। ठीक है, संजीवन हो गया। आगे आ जाइए, संतोष लिखा है, क्या हो जाएगा? ये त है, तो ये जो म है वो किस वर्ग में हो, किस अक्षर में होगा? त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? त थ द ध न, तो आधे न में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सन आधा न। क्यों? क्योंकि म आधा है, और इधर आ जाएगा तोष। अब दोनों एक ही वर्ग के हैं, पांचवा अक्षर को हम किसमें बदल सकते हैं? अनुस्वार में, तो कैसे लिखेंगे? संतोष। आगे आ गए, संध्या है। अब ध किस वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? न, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? संध्या, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम चाहें, दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो हम इसको आधे न को अनुस्वार में बदल सकते हैं, संध्या। ठीक, आगे आ जाइए, संबोधन, तो क्या हो जाएगा? ब किस वर्ग का है? प वर्ग का है, तो प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? म, तो कैसे हो जाएगा ये भाई? संबोधन, संबोधन। अब ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो इस म को हम किसमें बदल सकते हैं? ये पांचवा अक्षर है, इसको अनुस्वार में बदला जा सकता है, कैसे लिखेंगे? संबोधन। आगे आइए, संभव है, तो ये क्या करेंगे हम? ये भ किस वर्ग का है? प वर्ग का है, तो म के बाद प वर्ग का अक्षर आया तो किसमें बदल जाएगा? ये जो म है वो म में ही बदलेगा, म ही रह जाएगा, तो सम और भव। क्यों म रह जाएगा? क्योंकि म बदलेगा म में ही, तो म पहले से ही है, म में बदल के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म अगर म में बदल रहा है तो म ही रहेगा, तो म में बदला, आधा म है इसलिए आधा म। संभव, इसको ऐसे लिख सकते हैं, संभव। ठीक, आगे सम जमा भाषण। अभी भ किस वर्ग का है? प वर्ग का है। ठीक है, प फ ब भ म, भ प वर्ग का है, तो इस म में कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्यों? वो फिर से म में बदलेगा, फिर से म ही रह जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? संभाषण। म आधा क्यों लिखा? क्योंकि म आधा है, भ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा वैसे ही है। मानक हिंदी में लिखेंगे, दोनों एक ही वर्ग के हैं, पंचमाक्षर के बाद अगर उसी वर्ग का अक्षर आता है तो उस आधे पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, और उसके आगे आने वाले अक्षर के ऊपर चढ़ा करके लिखते हैं अनुस्वार को, तो संभाषण। अब देखिए गजब का चेंजेस, एक रूल और समझ लीजिए। अब तक आपने देखा कि यहां पर जो अक्षर आए प वर्ग के, वो म नहीं आया प वर्ग का। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि अब आप जानते हैं कि कोई भी अक्षर अंग से स्टार्ट नहीं होता, इया से स्टार्ट नहीं होता, अण से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन न और म से स्टार्ट होते हैं अक्षर। अगर मान लीजिए यहां भाव की जगह म आया हो तो क्या होगा? दोनों तरफ म हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, वो म में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो म ही रहेगा, जैसा है आधा तो पहले से ही है। ठीक है, अगर म आया तो ये अक्षर भी म में बदलेगा, क्योंकि प वर्ग का अक्षर है, म में बदल के भी क्या करेगा? ये तो पहले से ही आधा म है, अगर वो बदलेगा भी तो आधा म ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे? अब देखिए, सम जमा मुख, यहां क्या है? प वर्ग का अंतिम अक्षर पहले से ही आया है, प वर्ग का कोई भी अक्षर है, क से लेके म तक आना चाहिए, कोई भी किस वर्ग का अक्षर है? प वर्ग का अक्षर है, तो ये म किससे बदल जाएगा? प वर्ग के अंतिम अक्षर में बदलेगा। प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? म होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे? सम्मुख। ठीक है, अब यहां पर गौर करिएगा, जब दो दो अक्षर द्वित व्यंजन जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन का मतलब होता है जब एक ही व्यंजन, एक आधा और एक पूरा मिलकर के आए संयुक्त रूप में, तो वहां उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। और द्वित व्यंजन में अनुस्वार नहीं लगता है, इसको हम अनुस्वार में नहीं लिख सकते।
संग ये आधा म को अनुस्वार के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, हमेशा जब भी दो द्वित व्यंजन आएंगे, आधे न के बाद पूरा न आएगा, तो आधे न को हम अनुस्वार में नहीं बदल सकते। पहले 4 अक्षर में से कोई आना चाहिए वर्ग की, इधर बगल वाला। अब ये क्या हो जाएगा, सम्मति। तो कैसे लिखेंगे, यहां म है तो ये जो म है वो इसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। पहले से ये म है, म में बदल के भी क्या करेगा, वही रूप रहेगा उसका। तो सम और मति, क्योंकि ये म आधा है इसलिए मैंने म आधा लिख दिया। सम्मान में लिख लीजिए, वही बात होगी, सम्मान हो जाएगा। यहां सम्मोहन है, सम्मोहन हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अब यहां क्या है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि आधे म के बाद क से लेकर के म तक का कोई भी अक्षर ना आए, बल्कि क्या आए, इस आधे म के बाद य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, य र ल व आ जाए, ह आ जाए, ये सब अक्षर आ जाए, या य र ल व ह ये ताला में श आ जाए, ये सब आ जाए, तो इनमें क्या होगा, ये जो म है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, आधे रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये संयम, यहां आधा म नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, संयम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। ये आधा म तुरंत अनुस्वार बदल जाएगा, संयम। ठीक, ऐसे ही क्या हो जाएगा, क्योंकि र आया है, क से लेकर के म तक आएगा, तब तो ये क से लेकर के म तक आने वाले अक्षर का वर्ग देख करके उसके 5वें अक्षर में बदलेगा। लेकिन ये य र ल व में से आएगा, तो ये जो है म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, संशय, यहां क्या हो जाएगा, संहार, यहां क्या हो जाएगा, संवाद, यहां क्या हो जाएगा, संयोग। जय हिंद। आज की वीडियो यहीं खत्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जो ऑल क्लिक करेंगे तो वहां ऑप्शन मिलेगा ऑल का, ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो भी मैं नई वीडियो डालता हूं उसका इंटीमेशन, आपको खबर मिलती रहे कि मैंने कौन सी वीडियो डाला है, क्या किया है चैनल पर, वो सब हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, रूल अच्छे समझ में आए हों, तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए कि आपको और क्या डिमांड है और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अपनी इच्छाएं भी व्यक्त करिए, थोड़ा हौसला मेरा भी बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।